Good morning to everybody, and I welcome you all on Education Express channel. And today, under GST subject, Goods and Service Tax, we are taking up the new topic next to practical, and that is composition levy, सम्मिश्रण उद्ग्रहण. अब ये होता क्या है, बड़ा अजीब सा बोलने में सुनने में शब्द लगता है. सम्मिश्रण, मिश्रित, मिला हुआ जिसको हम कहते हैं, समझने के लिए किया जा सकता है. तो जिसके रेट कोई एक निश्चित ना हो करके अनिश्चित रेट के एक कॉम्बिनेशन बना लिया जाता है, उनको इकट्ठा करके एक दर निर्धारित कर दी जाती है, वो सम्मिश्रण कहलाता है. जैसे जीएसटी में अलग अलग प्रकार के कमोडिटी पर टैक्स की रेट अलग अलग है. किसी पे 5%, किसी पे 6%, किसी पे 9%, किसी पे 12%, किसी पे 28% एंड सो ऑन. तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट पर रेट ऑफ टैक्स अलग अलग होती है. परंतु सरकार ने उन लोगों को सहूलियत या सुविधा देने के लिए जो छोटे डीलर हैं, एक स्कीम ऑफ़र की है. स्कीम है वो कंपोजिशन की. एक कंपोजिशन मतलब समझौता, एग्रीमेंट. क्या है समझौता? कि भाई आप जो है एक रेट निश्चित कर लें, उस रेट के आधार पर आप टैक्स देते रहें. अब उसमें माल 12% वाला हो तो भी रेट वही होगी. मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने और डीलर ने मिलकर के तय किया कि साहब हमारा जो सेल कम होता है इसलिए हम तो 1% का एग्रीमेंट करते हैं. तब ये प्रोडक्ट चाहे 12% वाला हो तब भी 1% टैक्स देना है. यदि 0% वाला हो तो भी 1% टैक्स देना है आपको. फिर प्रोडक्ट की जो रेट, टैक्स ऑफ रेट कुछ भी हो, आपने जो एग्रीमेंट कर लिया है वो सारा टर्नओवर, सारा परचेज और सेल्स होगा, वो एक निश्चित रेट पर ही टैक्स होगा. जो आपने एग्री किया है, जो समझौता किया है, जो कंपोजिशन किया है. बस समझ में आ गई कंपोजिशन क्या होता है. हम एक निश्चित रेट पर एग्री करते हैं जो गवर्नमेंट को ने सजेस्ट किए कि आप ये रेट एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऑप्शन दिए हैं आपको ABCDE कि भाई इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन ठीक लगता है. तो मान लीजिएगा कि ऑप्शन डी ठीक लगा और उसमें रेट 1% आ रही है. तो प्रोडक्ट की GST रेट कुछ भी हो, 0% हो, एग्जेम्प्टेड हो, 12% हो, 25% हो, 10% हो, 9% हो, कोई सी भी रेट हो, आपको तो GST पे करना 1% पर, क्योंकि इस पर आपका एग्रीमेंट हो गया है. तो ये गवर्नमेंट में तो एप्लीकेबल होता है? गवर्नमेंट में ही तो एप्लीकेबल होता है, और किस में एप्लीकेबल होगा? मतलब है कि जिससे भी आप समझौता दो लोगों के बीच में होता है. हाँ, गवर्नमेंट के इसके बीच में. हाँ, गवर्नमेंट और सप्लायर के बीच, व्यापारी के, सप्लायर नहीं, व्यापारी के बीच में. सो वो माल खरीद भी सकता, बेच भी सकता, दोनों होगा ना. गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में ये समझौता होता है. ठीक है. तो जब गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में समझौता होगा तो जो समझौते की दर तय हुई है उस रेट पर टैक्स पे करेगा, चाहे उस प्रोडक्ट की रेट GST में कुछ भी दे रखी हो, वो रेट लागू नहीं होगी उसके लिए. इस व्यापारी के लिए जिसने समझौता किया है, जिसने कंपोजिशन की स्कीम एडॉप्ट की है, उसने गवर्नमेंट ने ऑफ़र दिया, आपको ऑफ़र दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस रेट पर होगा. बस समझ में आ गई. इसी को ही कंपोजिशन लेवी कहते हैं. अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन व्यापारी होंगे जो इस प्रकार की कंपोजिशन स्कीम को स्वीकार कर सकते हैं. तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर वह व्यापारी जिनकी सेल्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, गत वर्ष में, इन प्रीवियस ईयर, टोटल टर्नओवर और सेल्स से, टर्नओवर मीन्स सेल्स, इज नॉट मोर देन
1.5 करोड़ रुपीस। जिस व्यापारी की गत वर्ष में सेल्स है या टोटल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 1.5 करोड़ रुपए तक तो एक्सेप्ट होगा। 1.5 करोड़ के बाद फिर समझौता नहीं हो सकता उस व्यापारी से। उसी व्यापारी से समझौता होगा जिसका टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, 1.5 करोड़ रुपए तक हो। परंतु कुछ स्टेट्स ऐसे जो बैकवर्ड स्टेट कहलाते हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय इत्यादि है, अरुणाचल वगैरह, ऐसे स्टेट्स में जो है वो 1.5 करोड़ के स्थान पर ₹75 लाख ये उनकी लिमिट है। 75 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए सेल्स। पर ये कुछ स्टेट्स में जिनको बैकवर्ड घोषित कर रखा है उन्हीं में है। तो बैकवर्ड स्टेट्स में इट इज़ लिमिटेड अप टू ₹75 लाख। अदरवाइज अदर देन दीज स्टेट्स इन थ्रू आउट इंडिया द टोटल टर्नओवर कैन नॉट बी मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर नहीं होगा, वही डीलर, वही व्यापारी समझौते के लिए एलिजिबल होगा, समझौता करने के लिए योग्य होगा, वही व्यक्ति समझौता कर सकता है। बात क्लियर हो गई? फिर से सुन लीजिएगा, संक्षेप में मैंने क्या कहा है। 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं आपको। नंबर 1, सम्मिश्रण क्या होता है। सम्मिश्रण का अर्थ होता है कि गवर्नमेंट और व्यापारी के बीच में एक समझौता होता है और समझौते के अंतर्गत एक निश्चित रेट पर उसे जीएसटी का पेमेंट करना होगा, चाहे जीएसटी की रेट कुछ भी क्यों नहीं हो, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट की रेट अलग अलग होती है। पर कई तरह के प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरह की रेट्स उनकी टैक्स की होती है, पर आपको उन अलग अलग रेट पर टैक्स पे नहीं करना है। आपको तो एक निश्चित दर जो समझौता हो जाएगी, जिस दर पे समझौता हुआ उस दर से पेमेंट आपको जीएसटी का करना है, चाहे रेट कुछ भी क्यों नहीं हो, चाहे 0 हो तो भी एक, मान लीजिए आपने 2% का एग्रीमेंट किया तो 2% देना। अभी नहीं कह सकते इसकी रेट तो 0 दे रखी साहब, जीएसटी में होगी 0। आपने तो एग्रीमेंट ये किया है 2% देना। और यदि किसी की रेट 20% है तो भी आपको 2% ही देना है। टैक्स आपको एक निश्चित दर पर जिसमें समझौता हुआ है उस दर पर ही टैक्स पे करना होगा। ये कहलाता सम्मिश्रण। ठीक है। अब दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि ये किन लोगों पर लागू हो सकता है, किन बिजनेसमैन पर ये लागू होगा, तो उसका बारे में बताया है कि वे बिजनेसमैन इसके लिए एलिजिबल होंगे, उन पर ये शर्त या सम्मिश्रण वाला बात लागू होगी जिन बिजनेसमैन की गत वर्ष में टोटल टर्नओवर, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं, 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, 1,50,00,000 ये उससे होगा। परंतु जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर करना चाहिए उसे बैकवर्ड कर सकते हो। तो प्रश्न में देगा ये बैकवर्ड स्टेट है। तो यदि कोई पिछड़ा राज्य है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम है, अरुणाचल है, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि, इनमें है, तो वहाँ पर ये रेट 1.5 करोड़ के स्थान पर 75 लाख रुपए माना गया है। वहाँ पर मैक्सिमम टर्नओवर 75 लाख होगा, उससे कम नहीं। ठीक है। ये सम्मिश्रण उद्ग्रहण का मीनिंग हो गया। अब क्या है कि इसमें रेट जो है वो 2-3 प्रकार की दे रखी हैं। एक है मैन्युफैक्चरर के लिए 1% और रेस्टोरेंट के लिए 2.5% और अदर्स के लिए 0.5%। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% प्लस 1%, CGST और SGST, ये CG है, ये SG है, और टोटल
2%। जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके लिए 2.5%, टोटल 5%। और जो अदर्स हैं उनके लिए रेट दे रखी है 0.5% अदर्स के लिए। इनके अलावा को बिजनेस करने वाले 0.5% प्लस 0.5%, टोटल 1%। ये तीन में से कोई एक रेट आपको ऑफ़र की जाएगी और उसमें से जिस पर आप एग्री करते हैं उसी रेट पर आपको टैक्स पे करते रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। जिस वर्ष ये समझौता होता है उस वर्ष ये रेट इसी तरह से लागू होती है। परंतु एक बात का ध्यान रहे, यदि आपने किसी गत वर्ष में समझौता कर लिया है तो पूरे गत वर्ष आपको उसी रेट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। बीच में आप चाहें कि हम विड्रॉ कर लें, नहीं साहब मेरे तो ये लागू अनुकूल नहीं होता, मैं तो ये रेट नहीं लेता, मैं तो वापस ओरिजिनल रेट पर जाता हूँ, वो नहीं कर सकेंगे। यदि चेंज करना है तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद और फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यदि किसी गत वर्ष में आपने कोई समझौता एक बार कर लिया है तो वो समझौता लगातार कंटिन्यू रहेगा जब तक आप उसे तोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो या आपकी सेल्स 1.5 करोड़ रुपए से या 75 लाख रुपए से आगे बढ़ जाती तो अपने आप वो ख़त्म होगा, ठीक है। पर एक गत वर्ष में यदि आपने समझौता कर लिया है तो टर्नओवर कम हो या ज़्यादा हो तब भी आपको पूरे वर्ष भर उसी रेट पर टैक्स पे करना होगा जो रेट आपने समझौते में स्वीकार की है। जिस रेट पर आपने एग्रीमेंट किया है वही रेट थ्रू आउट द ईयर चलेगी। चेंज तब होगा जब ईयर ख़त्म हो जाएगा, तब बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसमें और कोई विशेष बात है नहीं, सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को टेकअप किया जा सकता है। बाकी कोई विशेष बात इसमें नहीं, टॉपिक छोटा भी है, सिंपल भी है और ज़्यादा कोई विशेष परेशानी वाली बातें भी इसमें नहीं है। देखिए, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है पटेल चौधरी की बुक में, और ये MDS यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुका है क्वेश्चन। बड़ा सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चंस हैं, आने की को ज़्यादा संभावना इस टॉपिक पे कम होती है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरे टॉपिक्स पर बनते हैं। जैसे पीछे वाला टॉपिक देखा था उसके अंतर्गत जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स की बात की गई थी। इस पर थ्योरी पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो ठीक है। अब जैसे ये है एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, और वो ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इंदौर में एक निर्माणी संस्था है। वित्तीय वर्ष 19-20 में इसकी आपूर्तियों का कुल मूल्य विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज प्रभार आधार पर कर देय आपूर्तियों को सम्मिलित करते हुए 1,52,40,000 रुपये है। आपूर्तियों का अलग अलग विवरण निम्न प्रकार ये दे रखा क्वेश्चन में। पहला है इंट्रास्टेट सेल्स है, मतलब एक राज्य में ही पूरा सेल्स हो रहा है जहाँ पर उसका ऑफिस है उसी राज्य में, और वो है 70 लाख रुपए का। फिर दूसरा दे रखा इंट्रास्टेट सेल्स है जिसपे GST नील रेट है, कोई रेट नहीं है उसकी, और वो है 48 लाख रुपीज़ का। फिर दे रखा है इंट्रास्टेट सेल्स है उस प्रोडक्ट का जो होली एग्जेम्प्टेड है, पूरे का पूरा कर मुक्त है, कोई टैक्स नहीं है उस पर, उसकी अमाउंट है 32 लाख रुपीज़। और एक है इनवर्ट सप्लाई RCM रिवर्स चार्जेबल मेकनिज़्म कहलाता है। RCM ध्यान रखिएगा शब्द का, RCM रिवर्स चार्ज
चार्जेबल मैकेनिज्म। विपरीत प्रभाव वाला, हिंदी में कहेंगे विपरीत प्रभाव वाला। और शायद आपको मालूम है रिवर्स चार्ज की बात पहले भी हुई है पिछले टॉपिक में, और बात क्या हुई थी आपको याद दिला रहा हूँ, और वो ये थी कि सामान्यतः जो सप्लाई करने वाला होता है टैक्स वो पे करता है। सामान्यतः एक्स ने वाई को माल सप्लाई किया तो एक्स की जिम्मेदारी है जीएसटी का पेमेंट करने का। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जब सप्लायर टैक्स पे ना कर करके जिसने सब डिलीवरी प्राप्त की है टैक्स वो पे कर रहा है, ये रिवर्स चार्ज कहलाता है। ध्यान आया समझ में? उस समय की बात जो पहले की टॉपिक्स में बताई गई थी। तो जिसको टैक्स पे करना चाहिए उसकी जगह कोई दूसरा टैक्स पे करता है, वो रिवर्स चार्ज कहलाता है। सामान्यतः सप्लायर जो होता है वो जीएसटी का पेमेंट करता है, पर कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि पता लगा कि भाई जिसको टैक्स पेमेंट करना वो चोरी छिपके विदेश जा रहा है, भाग रहा है टैक्स से बचने के लिए, पेमेंट करने के लिए। अचानक उसने व्यापार बंद कर दिया है, अचानक व्यापार बेच दिया है किसी और को, मतलब टैक्स से बचने के लिए कोई इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है या पैदा हो जाती हैं जिससे कि व्यक्ति टैक्स पेमेंट करने से बच जाए या टैक्स पेमेंट नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी दूसरी पार्टी पर होगी जो डिलीवरी को प्राप्त कर रहा होता है। ध्यान रहे इस चीज़ का, टैक्स उसको देना पड़ता है। यही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है, विपरीत प्रभाव वाला। ओके, क्लियर होगी बात? जब ये क्लियर हो गए तो अब हमें ये देखना, उसने ये कहा है प्रश्न में, संक्षेप में समझाइए कि क्या एक्स लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021 में समझौता योजना का विकल्प अपनाने के लिए पात्र है। क्या ये जो एक्स लिमिटेड है हमारा व्यापारी, ये क्या समझौता के अंतर्गत टैक्स पेमेंट करने के लिए योग्य है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं? तब इसका उत्तर सुनिएगा। ये व्यक्ति जो एक्स लिमिटेड है समझौते करने के लिए तभी एलिजिबल या योग्य माना जाएगा जब इसकी टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। दी टोटल टर्नओवर मस्ट बी नॉट मोर देन रुपीज़ 1.5 करोड़, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी बताया गया था कुछ स्टेट में जो बैकवर्ड स्टेट हैं उसमें ये लिमिट 75 लाख रुपए की है, परंतु प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि एक्स लिमिटेड जो इंदौर का है वो बैकवर्ड स्टेट है, इसलिए हम इसे बैकवर्ड नहीं मानेंगे। जब तक वो नहीं कह दे प्रश्न में तब तक उस स्टेट को बैकवर्ड नहीं माना जाए। प्रश्न में वो कहेगा कि ये स्टेट बैकवर्ड है तभी हमें उसे मान्यता देनी होगी, अन्यथा नहीं देगी। तो ये बैकवर्ड स्टेट नहीं है, और जब स्टेट नहीं है तो 75 लाख वाली लिमिट इस पर लागू होगी नहीं, इस पर लिमिट लागू होगी 1.5 करोड़ रुपए की। ओके, आइए देखते हैं टोटल टर्नओवर। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। टोटल टर्नओवर एज पर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत टोटल टर्नओवर ज्ञात कर रहे हैं। फर्स्ट, इंट्रास्टेट सेल्स, ₹70 लाख। Number 2, intra-state sales when GST rate is nil। जब GST रेट नील हो तो वो है 48 लाख रुपीज़।
थर्ड, सेल्स होली एग्जेम्प्टेड, पूर्ण रूप से कर मुक्त विक्रय है, वो है 32 लाख। और फोर्थ, इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM, ये लिखना होगा आपको RCM, ध्यान रखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और उसको लिखे, उसको शामिल नहीं करते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर की गणना में इसे शामिल नहीं करते हैं। अब चेक करें टोटल टर्नओवर कितना है, बोलिए। ₹1,50,00,000। यस सर। अब नीचे लिखिएगा नोट डाल करके, नोट, X Limited is eligible for composition scheme as the turnover, total turnover is not more than 1.5 करोड़। एक्स लिमिटेड कंपोजिशन योजना को अपनाने के लिए योग्य है, क्योंकि उसका कुल टर्नओवर, कुल सेल्स जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। ये इसका उत्तर होगा। ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आराम से 1-2 दिन में ये आपके टॉपिक भी कंप्लीट, छोटा टॉपिक भी है और सिंपल भी है, कोई विशेष दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, गुड लक एंड थैंक यू।